हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1 की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी मैं इस चैप्टर की एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस यूनिट का पूरा बेस क्लियर किया है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन सभी को अच्छे से बताया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो पहले देख लोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण है, इस विषय को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बड़ी बहस छिड़ी हुई है। विवादित मुद्दा है ये कि सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण कैसे हुआ। तो इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक तर्क था मार्क्सवादी और दूसरा था गैर मार्क्सवादी। और मैंने ये भी बताया था कि मार्क्सवादी के अंदर जो भी स्कॉलर्स हैं उन लोगों के अंदर भी कोई भी एक मत नहीं है, और वो लोग भी आपस में बहस करते हैं, और जो गैर मार्क्सवादी हैं वो भी आपस में बहस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मार्क्सवादी हैं तो उनका एक ही दृष्टिकोण हो और गैर मार्क्सवादी हैं तो उनका भी एक दृष्टिकोण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो सबसे पहली मार्क्सवादी व्याख्या थी वो मॉरिस डॉब द्वारा की गई थी। मॉरिस डॉब एक मार्क्सवादी स्कॉलर थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो है सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण के लेकर के अपनी एक व्याख्या प्रस्तुत की थी। और इन्होंने इस मॉडल को आंतरिक संघर्ष मॉडल कहा था, इनर कॉन्ट्राडिक्शन मॉडल कहा था। तो जो डिबेट की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं मॉरिस डॉब से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही अपना तर्क दिया कि सामंतवाद से पूंजीवाद में जो संक्रमण है वो इस तरह से हुआ, तो और भी स्कॉलर्स सामने आए, वो अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करते गए, इनके पॉइंट को गलत बताते गए। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो मॉरिस डॉब का साथ भी दे रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो इनकी बातों का विरोध भी कर रहे थे। तो इनकी जो व्याख्या थी उसको संपत्ति संबंध या आंतरिक संघर्ष मॉडल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले आंतरिक संघर्ष मॉडल के बारे में, कि इनका ये जो मॉडल था वो क्या था, इन्होंने इसमें ऐसे क्या पॉइंट्स दिए थे जिससे ये साबित होता है कि सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण इस तरह से हुआ था। तो मेनली इन्होंने 2 पॉइंट्स ऐसे दिए थे जो सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण के लिए प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने संक्रांति के 2 कारण दिए थे। पहला जो था वो कृषि दास आधारित उत्पादन व्यवस्था, और दूसरा था दिहाड़ी मजदूर आधारित उत्पादन व्यवस्था। इन्होंने बताया था कृषि दास व्यवस्था थी जो, रैयत दास व्यवस्था थी जो, वो किस तरह से सामंतवाद में मौजूद थी और वह किस तरह से आगे चलकर सामंतवाद के विघटन का कारण बनती है। इसी तरह से इन्होंने दिहाड़ी मजदूरों पर आधारित उत्पादन व्यवस्था का भी वर्णन किया है। जब यहाँ पे बहस चल रही थी सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण को लेकर के, तब यहाँ पे मॉरिस डॉब उठते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे कि यूरोपीय सामंती समाज भारी संकट में आ गया और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। इसके बाद में मॉरिस डॉब इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिसके फलस्वरूप लोगों के ऊपर दास प्रथा ला दी गई और उसका विस्तार किया गया। और वहीं पे एक दूसरा पॉइंट भी ये बोलते हैं कि सामंतवादी विघटन की व्याख्या उत्पादन के बुर्जुआ और पूंजीवादी तरीके के अधीन दिहाड़ी मजदूरों के उदय से जोड़कर देखी जानी चाहिए। उसके बाद में मॉरिस डॉब बताते हैं कि जो पूंजीवाद था उसका विकास कई चरणों में हुआ था। ऐसा नहीं था कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ और तुरंत ही क्या था, सामंतवाद खत्म और पूंजीवाद शुरू हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूंजीवाद जो था आने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा था। हेनरी पिरिन देखिए यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि 14वीं सदी जो ऐसी सदी थी जिसमें शहरी व्यापार और हस्तशिल्प में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं पे डॉब इनकी बात से सहमत नहीं होते हैं। डॉब कहते हैं कि ये शहरी व्यापार और हस्तशिल्प है जो वो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान आया था, और इसी समय पर ऐसा समय था कि पूंजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही थी और दिहाड़ी मजदूर और ठेके जैसी जो चीज़ें थी, ठेका देना जैसी जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होती जा रही थी। तो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन है वो किन कारणों से हुआ, तो पतन के लिए सबसे पहले मॉरिस डॉब सामंतवाद को आत्मनिर्भर प्राकृतिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, और वो कहते हैं कि यह एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यापार और मुद्रा अनुपस्थित नहीं थे, बल्कि इनका अर्थव्यवस्था में एक
छोटा सा स्थान था, मतलब कि जो व्यापार और मुद्रा विनिमय जो प्रणाली थी वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन इनका अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा छोटा सा स्थान था। सामंतवाद में आर्थिक हैसियत और सत्ता काश्तकारी पर निर्भर थी, और डॉब इसी व्यवस्था को है जो वो कृषि दास व्यवस्था भी मानते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो ये जमींदार वर्ग है और ये कृषि वर्ग है। तो जमींदार वर्ग क्या करता था, इनको अपने खेतों में काम करने के लिए दे देता था, और यहाँ पे एक निश्चित हिस्सा तय कर दिया जाता था कि तुम मुझे अपनी फसल का इतना हिस्सा दे दोगे। और ये जो किसान वर्ग होता था वो जमींदार वर्ग को वो देता भी था। अगर ये नहीं देता था तो जमींदारों के पास में एक कानून होता था कि ये मान लो कि अगर किसान वर्ग इनको हिस्सा देने से मना कर देता था, तो यहाँ पे एक ऐसा कानून भी था जिसके तहत जमींदार चाहे तो इनसे वो अपना हिस्सा ज़बरदस्ती भी वसूल कर लेते थे। देखिए यही जो व्यवस्था थी उसको काश्तकारी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो उत्पादन होता था वो ज़्यादातर घर की ज़रूरतें और समुदायों की ज़रूरतों को देख कर ही किया जाता था। यहाँ पे देखो जो मॉरिस डॉब है, इनके जो समर्थक हैं जैसे कि रोडनी हिल्टन हो गए और कोहाचिरो ताकाशाई हो रहे, एरिक हॉब्सबॉम हो गए, ये सभी हैं जो वो मॉरिस डॉब की बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सामंती व्यवस्था के जो भी आंतरिक संबंध थे वही इस व्यवस्था के विघटन और अस्तित्व को निर्धारित करते थे। देखो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा, उससे आप समझना। तो देखो जैसा कि 1947 से पहले इंडिया में हुआ था कि पहले तो बहुत लंबे समय से देखिए साथ में रहते चले आ रहे थे, लेकिन क्या था, जैसे ब्रिटिश लोगों ने हिंदू मुस्लिम में फूट डालना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में पाकिस्तान की मांग उठने लग गई, मुस्लिम लोग पाकिस्तान की मांग करने लग गए, और फिर क्या होता है, भारत जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था कि वहाँ पे आंतरिक जो संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते चले जा रहे थे, और यही जो थे बाद में उसके सामंतवाद की व्यवस्था का विघटन का कारण भी बनते हैं जा कर के। देखिए बहुत सारे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि जो सामंतवाद था वो अपने भौतिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, और वहाँ पे राजस्व की मांग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जो जमींदार लोग थे वो राजस्व है जो वो थोपते जा रहे थे गरीब लोगों के ऊपर, दासों के ऊपर, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा पे ये सब होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जो सामंतवाद है वो अपने पतन की ओर चला जाता है, और वहाँ पे भी एक मौका मिल जाता है पूंजीवाद को ऊपर उठने का, और धीरे धीरे करके फिर पूंजीवाद का उदय हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक ये है, सामंतवाद के अंतर्गत प्रौद्योगिकी नहीं थी, मतलब तकनीक नहीं थी, उत्पादकता भी वहाँ पे कम होती जा रही थी, कर भी वहाँ पे बढ़ाया जाया जा रहा था, और बार बार वहाँ पे युद्ध हो रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी इकोनॉमी को, और यहाँ पे लूटपाट जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और भोज, शान और शौकत, फिजूल खर्च ये ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। मतलब यहाँ पे दिखावे के लिए, अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए फिजूल में खर्चा किया जा रहा था, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे एक संकट मंडराने लगा, और धीरे धीरे करके जो सामंती व्यवस्था थी उसका पतन हो गया। ये देखिए जितना ये सब कुछ है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं जो वो मॉरिस डॉब के हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉरिस डॉब के जो विचार होते हैं उनका समर्थन करते हुए जो कोहाचिरो ताकाशाही होते हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि जो उत्पादन की सामंती पद्धति थी उसके द्वारा ही जो श्रमदास प्रथा थी उसका उदय हुआ था। श्रमदास प्रथा देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक तरह से पूंजीवाद की शुरुआत की ओर लेकर के चला जाता है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है कि एक इंसान है वो जाता है कहीं काम करने के लिए, और उसने वहाँ पे काम किया और उसको वहाँ पे पैसा मिल जाता है उसके बदले में, और फिर वो घर चला जाता है। अब उसका यहाँ पे मन होता है कि वो यहाँ पे काम करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, ठीक है। और यही चीज़ है जो वो यहाँ पे जो श्रम था उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। देखिए वो स्टार्टिंग किस तरह से हुई थी, जो मतलब किसान जो परिवार होते थे वो क्या करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या था, जैसे उनको लगता था, मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि खेती करनी है तो उनको साल भर के लिए उसमें काम ही करते रहना है, उसके मान लो बीज बो दिया तो उसकी देख रेख के लिए एक दो लोग बहुत हैं, बाकी के लोग जो होते थे परिवार के वो तो ऐसे खाली बैठे रहते थे, या फिर कुछ उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता था। तो उन लोगों ने क्या किया, वो धीरे धीरे ऐसे श्रम की ओर अग्रसर होने लगे जहाँ पे उनको कुछ जीवन निर्वाह के लिए अधिक कमाई मिल सके। तो इन लोगों ने और कहीं जा कर के ज़मींदारों के यहाँ पे जा कर के, या कहीं भी उन्हें जहाँ भी श्रम मिला वहाँ पर जा कर के ये लोग काम करने लग गए, जिससे कि क्या हुआ, ऐसे एक श्रम की
उपस्थिति हो जाती है। और तो और यहाँ पे जो श्रम ये लोग करते थे उसके बदले में इनका क्या था, या तो कोई मुद्रा मिल जाती थी, ठीक है, या फिर इसके बदले में इनको कोई चीज़ मिल जाती थी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी स्टार्टिंग हो चुकी थी, जो था मुद्रा। मुद्रा विनिमय भी यहाँ पे प्रचलन में आ चुका था धीरे धीरे करके, मतलब इतना ज़्यादा बड़े स्तर पे तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रचलित होते जा रहा था। लोग यहाँ पे मुद्रा से भी व्यापार करने लगे थे। जो विनिमय प्रणाली थी वो मौद्रिक प्रणाली में तब्दील होती जा रही थी। 14वीं-15वीं सदी में अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया। ऐसा क्या हुआ था कि जो अर्थव्यवस्था पे संकट आ गया, धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा था, जो सामंती आए थे, जो सामंत लोग थे, उनकी आय में भारी कमी आने लगी थी। जब इनका ऐसा होना स्टार्ट हुआ उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, जो कुछ हिस्से थे ज़मीन के उसको किसानों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने अपनी ज़मीन को पट्टे पे देना शुरू कर दिया तो इनका क्या हुआ, जो ज़मीन का क्षेत्रफल था वो सिकुड़ने लगा। मान लो कि अगर इन्होंने किसी किसान को दे दिया पट्टे पे काम करने के लिए, तो अब किसान चाहे उस पर जैसे मर्जी काम करे, कुछ भी उसमें उगाए, तो इससे क्या था, ज़मींदारों को वहाँ पे जो खेती का जो क्षेत्रफल था वो सिकुड़ने लग गया। और धीरे धीरे क्या था, जो खाद्य पदार्थ थे उसकी जो मांग थी वो बढ़ने लग गई और राजस्व की भी मांग बढ़ने लग गई। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सामंती लोग होते हैं ना, वो जंगल और पहाड़ियों के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने लगते हैं। अतिक्रमण का मतलब होता है कि उनको उखाड़ फेंकना। जैसे कि जो जंगल थे उनको साफ़ करके उनको खेती लायक ज़मीन बना दिया और उस पर खेती करने लगे। ऐसा यहाँ पे शुरू होने लग गया। उसके बाद में इन लोगों ने किसानों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। किस चीज़ को लेकर के, कर को लेकर के, कि हमें कर बढ़ा करके दो। जब यहाँ पे किसान इस चीज़ से परेशान होने लग गए, और यहाँ पे मैंने आप लोग को जैसा बताया कि मुद्रा प्रणाली शुरू ही हो चुकी थी, श्रम का यहाँ पे जो उदय भी हो चुका था धीरे धीरे करके, तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रवास शुरू हो गया। जैसे ही प्रवास शुरू हुआ उसके बाद में अलग अलग जगह पर अलग अलग असर पड़ने लगा प्रवास का। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। देखो जब ये प्रवास शुरू होने लगा था ना, उसके बाद में भी ऐसा नहीं था कि जो किसान थे, जो भगोड़े लोग थे, जो वो यहाँ पे बच निकलते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग जहाँ पे दूसरे जो सामंती राजा होते थे वो अगर इन्हें पकड़ लेते थे तो इनको दंड भी दिया जाता था और इनको ऐसी इनकी हालत कर दी जाती थी, कभी कभार तो ये लोग सुसाइड कर लेते थे, इतनी ज़्यादा इनकी बुरी हालत हो जाती थी। ठीक है, देखो मॉरिस डॉब जो होते हैं वो सामंती जो संकट उभरने लगा था उससे लेकर के पूंजीवाद के उदय तक के जो बीच का जो टाइम था उसको संक्रांति का काल कहते हैं। ठीक है, इसी का जो समर्थन है वो हॉब्सबॉम करते हैं और इन्होंने संक्रांति का समर्थन करते हुए ही अपना एक तर्क भी दिया है। इन्होंने तर्क दिया है जो सामंती उत्पादन की पद्धति थी उससे लेकर के जो पूंजीवादी पद्धति थी उसके बीच में जो संक्रांति थी वह एक बहुत ही बड़ी असमान घटना थी, मतलब कि ये एक सामान्य घटना नहीं थी। ठीक है, और यह एक सीधी प्रक्रिया भी नहीं थी। ये बताते हैं कि सामंतवाद के अंतर्गत जो पूंजीवादी तत्व थे थोड़े बहुत, उन लोगों को इतना मजबूत बनना पड़ गया था जिससे कि वो सामंतीवाद को चक्र को तोड़ करके बाहर निकल गए। देखिए मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो मॉरिस डॉब है उन्होंने दो कारण दिए थे, एक तो था कृषि दास व्यवस्था और दूसरा था दिहाड़ी मजदूरों वाली व्यवस्था। तो ये दिहाड़ी मजदूरों की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि तो देखिए जो दिहाड़ी जो होती है वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। तो धीरे धीरे ये इतना फेमस होते चला गया कि सामंती व्यवस्था थी जो उसको तोड़ करके यहाँ पे पूंजीवाद का उदय हो जाता है। तो यहाँ पे जो रोडनी हिल्टन होते हैं वो मॉरिस डॉब की बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, उनके अंतर्विरोध मॉडल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और वे कहते हैं कि सामंतवाद के उदय और पतन के कारण इसके भीतर ही मौजूद थे और इन्होंने इसका एक प्रमुख कारण सामंती लगान भी दिया। और ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि सामंती व्यवस्था का पतन उसके अंतर्विरोध के कारण ही हुआ था। देखिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मॉरिस डॉब का इनर कॉन्ट्राडिक्शन मॉडल था उसके बारे में बताया है, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पॉल सेजी के बाज़ार मॉडल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में जनसंख्या की मॉडल बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अगर वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म से रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है PDF में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नीचे दी गई मेल ID पर
मैसेज करके मुझसे आप PDF मांग भी सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।